आरएसएस के एजेंडों को लागू करने के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। आप विजन की बात करें तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन क्या था, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे यही उनके विजन है, गुरु गोलवलकर का विजन उनका विजन है, विजन के नाम पर उनके पास यही है। और भारत और इंडिया को लेकर उनकी जो भी मशक्कत, उन्हें लगता है कि अगर इंडिया कहेंगे तो इस संगठन का, इस गठबंधन का प्रचार हो जाएगा, इसलिए उन्हें लगता है भारत कहें। तो ये उनकी मतलब ये दिखाता है कि उनकी मति कितनी बड़ी है। एक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जिनकी मति बहुत बड़ी थी, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनके पास मति की थोड़ी कमी है। राजीव जी। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक, और इन सब के बीच G20 और राहुल गांधी की विदेश यात्रा। G20 से क्या कुछ निकल के आया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए, या विश्व गुरु का जो औजार था वो किसी और को सौंप के वो फिर वहीं जहां थे? तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कटाक्ष किए जा रहे हैं, अलग अलग ढंग से इसका विश्लेषण हो रहा है। ये होते रहेंगे ऐसे विश्लेषण, लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल ये है कि एक गठबंधन इंडिया है और दूसरा एनडीए है। एनडीए को लीड करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, और इंडिया में कई सारे नेता हैं और सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। जल्दी ही ये अभी तय करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टियाँ कौन लड़ेंगे, किन किन राज्यों में, कहाँ आमने सामने की लड़ाई है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी पर, हालांकि इस बार अमलेंदु जी, इस बार राहुल गांधी पर उस ढंग का वार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी तमाम बातें रख रहे हैं, हिंदुत्व, गीता, उपनिषद, तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। हिंदुस्तान में सनातन की बातें हो रही हैं, उदयनिधि स्टालिन की चर्चा खूब हो रही है, वो अपनी बातों पे टिके हुए हैं, अडिग हैं। लेकिन लड़ाई यहाँ कहीं ना कहीं एक मुद्दा खोजने की कोशिश हो रही है, और वो अभी तक आपको लगता है क्या कि कोई ऐसा मुद्दा जो आगे की नैया पार करा पाए बीजेपी की, वो मिल पाया है, या ये सब हवा हवाई है? अगले 10 दिनों में ये हवा हवाई बातें और भी सामने आएंगी और जो फिस हो जाएंगी, ये माना जाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ये हवा हवाई बातें बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ तेजी के साथ गिर रहा है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है कोई नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं, तो मोदी जी से ज़्यादा कौन आगे निकल सकता है, ये उसकी होड़ मची हुई है। मुझे लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ बोले हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होड़ में बोले हैं, उसका राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उनकी अंदरूनी अपनी पॉलिटिक्स है, चूंकि उनको भी लग रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा को भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, तो शायद हो सकता है 2024 से पहले ही जो है हेमंत बिस्वा शर्मा का नंबर आ जाए, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना उतरे। ये हो सकता है, चल रहा हो उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की। और चूंकि वो आरएसएस के बड़े दुलारे आजकल हो गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इस तरह की बातें वो हो सकता है उनके पास हो कुछ सूचना है कि आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव में जाना नहीं चाहता है, तो इसलिए इस तरह की बातें वो सब कर रहे हों। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं राजीव जी, और बड़े स्तर पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। भी बहुत से लोग इस तरीके से निकल करके आएंगे। अब जहाँ तक सवाल ये है कि राहुल गांधी इस बार विदेश गए तो उस तरीके से हमने क्यों नहीं पाए, मुझे लगता है कि इस बार शायद ये रणनीति पे काम हो रहा होगा कि भाई राहुल गांधी विदेश गए हैं तो राहुल गांधी के ऊपर इस समय पैसा खर्च ज़्यादा मत करो। अभी जो G20 पे पैसा खर्च किया उसकी तो कुछ वसूली करो। तो उस वसूली पे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, G20 पे जो पैसा खर्च हुआ है, जो हरे रंग के तमाम पर्दे लगाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर दिल्ली में लगाए गए हैं, तो वो दिल्ली से ही तो वोट नहीं मिलने असल में उन पोस्टरों से जो एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडप तक लगाए गए थे। उससे अगर सारे देश में वोट मिल जाते तो अच्छी बात, तो उससे सारे वोट ले लिए जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी मुझे लगता है कई स्तर पे बेचैनियां हैं इस समय कुल मिलाकर के, और उन बेचैनियों का परिलक्षण जो है वो इन तमाम नेताओं के इन बयानों में एक तरीके से हो रहा है। और शायद इसीलिए इस बार जो है वो कोई समन्वय भी नहीं हो पाया कि राहुल गांधी पे किस तरीके से हमला बोला जाना है और किस मामले पे हमला बोला जाना है। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हुई। अब जिस तरीके से मुद्दे बढ़ रहे हैं और जिन मुद्दों पे आगे बढ़ा जाना है, अब जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के आगे बढ़ा गया, प्रधानमंत्री जब गए विदेश यात्रा पे तो यहाँ कह कर गए अपने भक्तों से कि भाई इस पे जो है कायदे से जवाब देना है। अब राहुल गांधी उसी मसले पर जाकर के जब विदेश में बोल रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या चीज़ उपनिषदों में है और क्या गीता में है, और उन्होंने सारे धर्मग्रंथ पढ़े हैं और उन सारे धर्मग्रंथों में वो बात कोई नहीं है जो आरएसएस भाजपा करती है और कहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए था।
तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के पास उसके जवाब नहीं है। वरना तो ये इतना बड़ा मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर हमला करने के लिए कि भाई आप जो है वो कैसे कह रहे हैं हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या नहीं है, तो नहीं हुए उस तरीके के हमले। मुझे लगता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर बैक फुट पे एकदम जाने लगी है, और वहाँ नेतृत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए हैं उनसे भी ये संदेश गया है कि इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जनता की भावनाएं जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रही हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि एक बड़ी बेचैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और उसी का जो है ये प्रस्फुटन जो है वो सब मिलाकर के नेताओं के बयानों में हो रहा है। राजीव जी बिल्कुल। सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं गठबंधन से लेकर भारत और इंडिया के नाम होते हुए राहुल गांधी तक और उनके सरनेम तक जो कुछ चल रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? जहां तक इंडिया के गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और उनके मित्रों में, राजनीतिक मित्रों में बौखलाहट का सवाल है, उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 साल से ये सरकार में है, और इसके पहले अटल जी 6 साल रहे, और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ रही है। कभी भी यह इशू नहीं उठा कि इंडिया नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है, इंडिया नाम कोलोनाइजेशन का प्रतीक है, उसे बदला जाए और भारत कहा जाए, कभी नहीं रहा है। इंडिया दैट इज भारत एक अनडिस्प्यूटेड नाम है, और इसका प्रयोग बराबर होता रहा है। लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, जिस दिन विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आईं और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक्स के साथ साथ जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी देखते हुए वो बिल्कुल में जा सकती है, पराजित हो सकती है, तो उसने बजाय इन पर हमला करने के नाम को ही निशाने पर ले लिया। इन पर हमला करने के लिए जो वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए था वो नहीं है। इन पर हमला करने के लिए उसने अपनी जांच एजेंसियों को आगे किया है, ईडी को, सीबीआई को, और भी जो जांच एजेंसियां होंगी उनको आगे किया है, और नाम पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने उन नेता किया है जो अपने बड़बोलेपन के कारण ही कुख्यात हैं, या सुख्यात विख्यात जो भी कहना हो कह दीजिए। प्रधानमंत्री जी को नाम सताता है कि उन्होंने गांधी नाम क्यों रखा, नेहरू नाम क्यों नहीं रखा, लेकिन ये नई बात समझ में आती है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी समूह अपने ही पैसे को लाकर यहां निवेश किया एफडीआई के रूप में, उस पर सरकार क्या कहती है? एक भी शब्द उस पर नहीं बोला जाएगा। तो हेमंत विश्व शर्मा पर थोड़ा तरस खाइए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से थोपे गए हैं, वो आयातित हैं। उनकी मजबूरी है कि वह मैक्सिमम उन चीजों का प्रयोग करें जिससे कि राहुल गांधी की आलोचना हो और उससे वो लाइमलाइट पे रह सके। सवाल यह है कि अब आगे आने वालों में 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के। इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रकाश जी बराबर बताते रहते हैं हम लोगों को, और आप सब लोगों को भी अंदाजा है, वहां पर बौखलाहट है। आज की ही खबर है कि वहां आरएसएस के ही कुछ 3 या 4 प्रचारकों ने अलग हटके कोई जनहित पार्टी अपनी बना लिया। राजस्थान में भी स्थिति इसी प्रकार है, उनके यहाँ ज्यादा मारामारी है भारतीय जनता पार्टी में। उन्हें उम्मीद थी कि गहलोत और बनाम सचिन पायलट के बीच जो टग ऑफ वार चलेगा, जो रस्साकशी चलेगी, उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन वो उनको मिलने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो इस तरह चीजें को उठा रहे हैं। अब आते हैं G20 पे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, और दिल्ली में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अक्सर होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं। गुट देशों का हुआ है, कॉमनवेल्थ का हुआ है, एशियन गेम्स हुए हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली सक्षम भी है, दिल्ली पुलिस भी सक्षम है ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों को या अवगत करने के लिए। लेकिन इस बार जिस तरीके से पर्देदारी की गई, सब कुछ छुपाया गया, जिस तरीके से ये तमाशा किया गया कि बाजार बंद रखा जाए, जिस तरीके से लोग नाराज हुए, ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति थी। अब एक सबसे बड़ी बात मैं कह के अपनी बात इस राउंड की खत्म करूंगा कि जो बाइडेन साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे,
ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई बैठक समाप्त होती है तो वो लोग प्रेस से रूबरू होते हैं और प्रेस से अपनी बात करते हैं। प्रेस को भी 10 मिनट मौका मिलता है अपने सवाल जवाब करने का, ताकि वो बात कर सके। व्हाइट हाउस की लगातार कोशिश के बाद भी जो बाइडेन को मौका नहीं मिला, और ये भी एक अजीब आयरनी है, ये विडंबना है कि हम अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं और हैं भी लोकतांत्रिक देश, और वैशाली से लेकर अब तक का लोकतंत्र का तमाम कसीदे गाते हैं। वहां पर हम एक विदेशी मेहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा देने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि उसमें कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हमें असहज कर सकते हैं। और वही जो बाइडेन साहब जो वियतनाम की धरती पर जाते हैं, जो एक जहाँ कहा जाता है कि वहां लोग नहीं है या लोकतंत्र का स्वरूप है, तो वहां उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आवाज चली गई है, जाहिर वीडियो ऑन हो गया है विजय शंकर सिंह साहब जनता का, पार्टी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ G20 से लेकर के तमाम बातें यहाँ रख रहे थे, और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है उस हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर लगातार वार क्यों हो रहा है। क्या